हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस के बारे में जो जावा में अक्सर प्रोग्राम लिखते समय होती हैं। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है? अब आपने एक्सेप्शन टर्म ये इंग्लिश में पहले भी सुना होगा। तो हमारे जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे जावा प्रोग्राम में क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ सकती है। अब एक्सेप्शन का मतलब यहाँ से है कि कोई एक एबनॉर्मल कंडीशन जो हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दे। हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कई सारे इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन है, कई सारे इंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए ये वो लाइन है जहाँ पर एक्सेप्शन आ गई। तो इस लाइन पर एक्सेप्शन आने की वजह से अगर हमारे प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो गया तो इसके नीचे जो यहाँ पर हमने कोड लिखा है ये वाला कोड हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ऐसा हम नहीं चाहेंगे, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हैंडल करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन आई है उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, बल्कि अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आई है तो इसके इस एक्सेप्शन के आने पर कुछ ना कुछ हमें मैसेज मिले और उसके बाद उसके नीचे का जो भी कोड है उसका एग्जीक्यूशन हो। इसे ही हम जावा में बोलते हैं एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन अगर हम हैंडल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि एक्सेप्शन जब भी आएगी, जहां पर भी एक्सेप्शन आ गई उसके नीचे का हमारा प्रोग्राम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक्सेप्शन आई नहीं कि हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर हमारा कोई प्रोग्राम ऐसे डायरेक्टली क्लोज हो गया, हम जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी भी एरर के आने पर, एक्सेप्शन के आने पर अगर वो हमारा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे तो कितना बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, है ना। इसलिए जब भी हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो इस बात का हम बहुत लोग ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में जो हमने लिखा है अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो उस एरर को हमें हैंडल करना चाहिए। यानी कि एरर के आने पर उस एरर के लिए हमें कोई पर्टिकुलर रिस्पांस मिलना चाहिए, है ना। और रिस्पांस मिलने के बाद हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंड नहीं होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए जब तक कि पूरा नॉर्मल वे में कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे समझते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी क्यों है, एक्सेप्शन के प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। जैसे देखिए आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, है ना। अब यहाँ ऑनलाइन पेमेंट में एक्सेप्शन से क्या मतलब है? जैसे आपका कुछ ना कुछ बैंक होता है, राइट। मतलब बैंक में कुछ ना कुछ आपका कुछ बैलेंस होता है, अवेलेबल बैलेंस होता है आपके बैंक में, है ना। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और आपने कुछ ऐसा पेमेंट इंटर कर दिया जो आपके अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा हो। तो क्या अमाउंट विथड्रा हो जाना चाहिए? मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं और आपने जो विथड्रा अमाउंट या मनी ट्रांसफर कर रहे हो ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा वह आपने 2000 ट्रांसफर कर दिया। तो क्या यहाँ पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने प्रोग्राम को इतना कैपेबल बनाना पड़ता है कि ऐसी जब सिचुएशन आए तो हमारा प्रोग्राम सही तरह से काम करे, है ना। अच्छा, और दूसरी बात सुनिए, मान लीजिए जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप बताओ, मान ली आपको पिन इंटर करने के लिए बोला जाता है ना। तो कोई भी पिन हो या अकाउंट नंबर हो या सीवीवी हो, कुछ भी कह लो, आपको वो इंटर करने के लिए बोला जाता है अपने मोबाइल से, है ना। तो आप मोबाइल में अपना पिन इंटर कर देते हो। लेट से जैसे हमारा अगर पिन हो 1234, तो मैंने ये इंटर कर दिया और ये पिन एक्सेप्ट करने के बाद फिर से ऑनलाइन प्रोसेसिंग पेमेंट की स्टार्ट होती है। लेकिन सोचो अगर जो ये पिन है, अब इस पिन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नंबर्स होती हैं, राइट। अगर सोचो मैं इस पिन को इंटर करते समय इसमें मैं कुछ दूसरी चीजें इनपुट कर दूं तो क्या होगा? ये काम नहीं करेगा। तो इस केस में भी अगर हमारा ऑनलाइन जो पेमेंट हो रहा है अगर वो बीच में ही टर्मिनेट हो गया तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जब भी हम लोग पिन रीड किया जाता होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, इस पिन को पहले क्या किया जाता हो, चेकिंग की जाती होगी।
अगर इस पिन में पूरे पूरे नंबर्स नहीं है, पूरे पूरे डिजिट नहीं है, कुछ इलीगल डिजिट हैं, जैसे करेक्टर आ गया या कुछ अदर डिजिट आ गए, एट द रेट आ गया, तो इन सब के लिए कोडिंग की जाती है ना। और जब कोडिंग की रहेगी तो इसको चेक करके बता देंगे कि हाँ यार आपका पिन गलत है, या आपके पिन में इस तरह से कुछ चीजें खराब हैं, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से जो ये अनवांटेड सिचुएशन कह लीजिए, जो अब नॉर्मल अब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ये कभी भी हमारे प्रोग्राम में आ सकती हैं, और अगर आ रही हैं तो उनको हमें हैंडल करना चाहिए। समझ में बात आ रही है। जैसे मान लीजिए किसी ने पिन ऐसे इंटर कर दिया, है ना। मान लीजिए आप जब पिन को इंटर कर रहे हो तो एज अ स्ट्रिंग इंटर कर रहे हो। अब अगर आप पिन को एज अ स्ट्रिंग इंटर कर रहे हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल वैलिड हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। आपने इस पिन को क्या किया, ऐसे इंटर करा लिया, है ना। अब बाद में आपको पिन को चेक करना है, और मान लीजिए आपके डेटाबेस में आपने पिन जो स्टोर किया है वो एज अ इंटीजर यूज किया, एज अ इंटीजर स्टोर किया है। तो आप क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे कंपैरिजन के लिए। लेकिन क्या आप बताओ कि इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो जावा की नज़र में ये एक्सेप्शन मानी जाएगी, है ना। और अगर एक्सेप्शन आ गई तो हमारा प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही बंद हो जाएगा पूरा पूरा। तो हमारा सॉफ्टवेयर वहां पर क्रैश हो जाएगा, है ना। तो ये हम नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बने वो हर एक सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ वैलिड रिस्पांस दे, और उसको हैंडल करते हुए चले, है ना। हमारा सॉफ्टवेयर रोबस्ट होना चाहिए। रोबस्ट मतलब कि हर एक सिचुएशन पर, भले ही आपको कुछ इनपुट देना, आपने कुछ खराब इनपुट कर दिया, उसके लिए भी सही देना चाहिए। हर एक कंडीशन को चेकिंग करते हुए हमें चलना पड़ता है, और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। अब हमारी प्रोग्राम में ये जो एरर्स आती हैं, ये कई वजह से आ सकती हैं, है ना। जैसे आप बताओ, अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो यही एरर दे देगा, ये एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, है ना। तो जावा में कई सारी एक्सेप्शंस होती हैं, कई सारी टाइप की एक्सेप्शन होती हैं, और उनकी कुछ ना कुछ एक प्री डिफाइंड लिस्ट होती है ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं अभी। तो ये समझ में आया कि एक्सेप्शन क्या होती है, कैसे होता है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी एक्सेप्शन के बारे में। देखिए एक्सेप्शन क्या है। abnormal condition in java an exception is an event that disrupt the normal flow of the program, है ना। जो हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है उसको वो ब्रेक कर देता है ना। फिर हम लिखे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है, नॉर्मल फ्लो है, वो ब्रेक ना हो। और एक्सेप्शन क्या होती है कि हमारे नॉर्मल प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है, बेकार कर देती है। और जैसे हमने आपको बताया कि अगर हमारे प्रोग्राम में मान लीजिए जैसे कुछ तरह से स्टेटमेंट्स हैं, और अगर यहाँ पर एरर आ गई तो इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आधा अधूरा तो चला, लेकिन जैसे ही एक्सेप्शन आई उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर फॉल्ट है ना। अब देखिए होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, उसको हैंडल नहीं करते। देखिए अभी तक जो भी हमने जावा का प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग, तो वहां पर हम लोगों ने तो एक्सेप्शन की बात ही नहीं की। हम लोग अपना नॉर्मल प्रोग्राम लिखा करते थे, है ना। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, एक्सेप्शन टेस्ट नाम से क्लास बनाई है, मेन फंक्शन। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल बनाए, ए एंड बी, और बी की वैल्यू हमने 0 करी है, ए की वैल्यू 5, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए डिवाइड बाई बी। अब आपको भी पता होगा यार कि कोई भी नंबर 5/0, ये ये क्या है पता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है अभी तक। और तो जावा की नज़र में भी ये एक एक्सेप्शन है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, लेट से मैं इसके नीचे भी ना मैं एक दो लाइन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। लेट से मैं यहाँ पर एक्सेप्शन प्रिंट करने की कोशिश कर देता हूँ, है ना। नहीं तो मैं यहाँ पर इंड लिखता हूँ, और इंड लिखने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं, अब हमें पता है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आने वाली है। आपको भी पता चल जाए कि एक्सेप्शन कहाँ पर आ सकती है। अभी मैं आगे उसकी बात करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आने वाली है, और तो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमने लिखा स्टार्ट, START स्टार्ट, और इन्हें लिख दिया, और यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको रन कर दिया, और जैसे ही रन करा तो आप यहाँ पर आउटपुट देखिए। मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट प्रिंट है, यानी कि
एक्सेप्शन आने के पहले जो भी कोडिंग हमने की थी वो कोडिंग तो एग्जीक्यूट हुई, लेकिन जैसे ही एक्सेप्शन आई तो यहाँ पर हमें एरर मैसेज यानी कि एक्सेप्शन का जो भी मैसेज है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको पढ़िए, लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, हमारा जो मेन थ्रेड है उसमें एक्सेप्शन आ गई है। और क्या लिखा है, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो, है ना। तो वो इरर दे रहा है कि डिवाइड बाई जीरो की इरर आ गई है ना। तो और क्या हुआ, जब ये इरर आ गई तो इसके नीचे वाली जो हमने लाइन लिखा था इंड, ये इंड प्रिंट करना चाहिए, वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसने क्या किया, जो भी एक्सेप्शन आई हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दिया। जहां पर भी एरर आई उसके नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर चलिए समझते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि जब ये एरर आती है तो होता क्या है एक्चुअली में, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि ये हमारा जावा का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा होगा और मान लीजिए कि इस लाइन पर यहाँ पर एक्सेप्शन आई। तो जैसे ही जावा में किसी भी लाइन पर एक्सेप्शन आती है तो क्या होता है कि किसी ना किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, हमने कहा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये जावा ऑटोमेटिक करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा थ्रोएबल क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो थ्रोएबल हो। अभी हम इसकी बात करेंगे तो आप समझिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट जावा ने खुद बनाया होगा और बनाने के बाद जहां पर भी एक्सेप्शन आई उसने क्या किया, इस एक्सेप्शन को पहचाना। जावा ने क्या किया, इस एक्सेप्शन को पहचाना और ये एक्सेप्शन जिस भी कैटेगरी में आती होगी उस कैटेगरी के क्लास का, मतलब उसी क्लास का जावा ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड इसी तरह से लिख करके, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको थ्रो कर दिया। यहाँ पर इसको क्या किया, थ्रो कर दिया। मैं लिखता हूँ THROW। यहाँ पर क्या किया, उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। थ्रो मतलब कि फेंकना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ जहाँ एक्सेप्शन आई और उसको थ्रो कर दो। थ्रो जब ये करेगा इस ऑब्जेक्ट को तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, जावा में एक डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म होता है। ये डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म क्या करेगा, जब भी कोई एरर आएगी और ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो किया जाएगा तो ये डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म उसको कैच करेगा। उस एरर को जो भी यहाँ पर जनरेट होकर के थ्रो की जा रही है वो क्या करेगा, इस ये जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म उसको कैच करेगा और कैच करने के बाद कुछ आउटपुट प्रिंट करेगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें जो हमने यहाँ पर अभी भी आपको दिखाया, तो क्या हुआ, जैसे इधर आई तो इस लाइन पर एक ऑब्जेक्ट को बनाया गया और उसको थ्रो किया गया। और अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो लिखा है, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो जावा डॉट लैंग ये पैकेज का नाम है और उसके आगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये क्लास का नाम लिखा गया है। यानी जावा ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा इस एक्सेप्शन के आने पर और उसको थ्रो किया होगा। थ्रो जब वो किया गया होगा तो जावा के डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म ने उसको कैच करके एक एरर मैसेज यहाँ पर प्रिंट किया है, डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन। तो इस तरह से ये जो एक्सेप्शन को थ्रो एंड कैच किया जाता है ये काम करता है। लेकिन ये डिफॉल्ट वाली चीजें हैं, जैसे हमने इस प्रोग्राम में लिखा। अभी तक जब भी हम लोग जावा का प्रोग्राम बना रहे थे वहां पर कहीं भी हमने जानबूझ करके इस तरह से कोडिंग नहीं की थी। या जो भी सिचुएशंस है जहां पर इधर एक्सेप्शन आ सकती है उन एक्सेप्शन वाली सिचुएशन को हम जानबूझकर मैं अपनी प्रोग्राम में नहीं लिख रहा था, क्योंकि आपको उस समय एक्सेप्शन के बारे में पता नहीं था, है ना। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जहां पर भी एक्सेप्शन आएगी उस एक्सेप्शन को हमारा जावा समझ रहा है और उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके उसको थ्रो करता है और वो थ्रो होने के बाद जावा के डिफॉल्ट कैश मैकेनिज्म के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और जो भी उसका मैसेज है वो प्रिंट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म हमारे एक्सेप्शन को कैप्चर करेगा तो हमारे प्रोग्राम का तो एग्जीक्यूशन ही ब्रेक हो जा रहा है, ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें पता चलता है कि हाँ यार यहाँ पर एरर आने वाली है तो हम लोग उस एरर को हैंडल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को हैंडल करते हैं। तो जैसे जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म होता है वैसे हम अपना खुद का
कैच मैकेनिज्म बनाएंगे, कैच मैकेनिज्म लिखेंगे, ताकि जब ये वाला ऑब्जेक्ट थ्रो हो तो जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म ना चल के हमारा वाला चले, और अगर हमारा वाला चलेगा तो उसके अंदर हम जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही उसकी कोडिंग हो जाएगी तो उसके नीचे वाली लाइन फिर से सारे वन बाई वन करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग मतलब जावा के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब उसको किस तरह से करना है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी चीज लिखी और यहाँ पर देखिए देखिए अब यहाँ पर ना चार सिचुएशन हो सकती है। जैसे यहाँ पर जावा क्या कर रहा है, खुद वो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन को थ्रो भी कर रहा है और कैच भी कर रहा है। तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बनाइए। देखिए जावा थ्रो कर रहा है, जावा कैच कर रहा है, या तो जावा थ्रो ना करे, हम थ्रो कर दें, जावा कैच कर ले, या जावा थ्रो करे और हमारा कैच मैकेनिज्म चल जाए, या हम ही यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करें और हम ही यहाँ से एक्सेप्शन को कैच करें। तो हमारे पास ना चार पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पर अभी जो हो रहा है, जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर जावा ने एक्सेप्शन को थ्रो भी किया और कैच भी किया, है ना। जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चला होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखिए, मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, यहाँ पर ऐसे हुआ, है ना। अब इसी तरह से हम लोग चार बार कर सकते हैं। उन चारों चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर इसको नीचे मैं यहाँ पर लाता हूँ इसको, डिफॉल्ट थ्रो एंड डिफॉल्ट कैच, फिर डिफॉल्ट थ्रो, और यहाँ पर लेट्स से यूजर कैच हो जाए। यूजर मतलब कि जो हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। यूजर कैच हो गया और यहाँ से अभी क्या होगा, ये यूजर थ्रो होगा। यूजर थ्रो करे और डिफॉल्ट मैकेनिज्म चले, और यूजर थ्रो करे और यूजर ही उसे कैप्चर करे, यूजर थ्रो एंड यूजर कैच। तो ये चारों चीजें हम लोग को करना पड़ेगा। अभी अभी जो हमने देखा वो डिफॉल्ट थ्रो और डिफॉल्ट कैच था, यानी कि हमने यहाँ पर ना तो एक्सेप्शन को थ्रो किया और ना ही कैप्चर किया। तो ये पहला वाला कैटेगरी में आता है। फिर डिफॉल्ट थ्रो, थ्रो तो जावा ही करेगा लेकिन हम उसे कैच करेंगे, उस एक्सेप्शन को कैच करेंगे, और जब भी हम एक्सेप्शन को कैच करेंगे तब हमारा प्रोग्राम का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है वो ब्रेक नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जब भी जावा का डिफॉल्ट वाला कैच चलेगा तो वो कैच चलाने के बाद हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। इसीलिए जावा में अक्सर हम लोग अपना खुद का कैच मैकेनिज्म बनाते हैं, है ना। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर रोकता हूँ और भी अब हम लोग समझते हैं आगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने कुछ कॉमन सिनारियोज लिखा है जहाँ पर क्या हो सकता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, एरर आ सकती है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि वेयर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आकर, अब ये क्लास के नाम है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आप देख के पता चल सकता है ना, डिवाइड बाई जीरो एरर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें सिनारियो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग बनाया है, अगर उसमें नल रखा है आपने, अब इस स्ट्रिंग में नल रखा है तो आप उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करता है, और ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये भी एक क्या है, क्लास है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी एक क्लास है यहाँ पर, ये वाली। ओके। फिर देखिए ये है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। बिल्कुल, अगर ये इस स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये भी एक एरर को जनरेट करेगा, और वो एक्सेप्शन को जनरेट करेगा। वो कौन सी एक्सेप्शन होगी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। या मान लीजिए आपने अरे बनाया, उसका साइज 5 रखा है और इंडेक्स नंबर 10 पे आप वैल्यू रख रहे हो, ये बेवकूफ़ी है ना। आपके अरे का साइज 5 है और आप 10th वाले ब्लॉक में वैल्यू को रख रहे हो। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगी, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जो अरे का इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया एक्सेप्शन है ना। इसी तरह से और भी कई सारी सिचुएशन और एक्सेप्शन होती हैं जिनको मैं पूरा आपको अपने आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ देखिए बनाया है, यहाँ पर इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी हमने बताया आपको कि जावा क्या करता है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाता है और उसको थ्रो करता है। क्या आप हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट के मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्लास थ्रोएबल होगी उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर सकते हो। आप कोई भी क्लास हो आपके पास, आप उसके ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर सकते।
थ्रो किस तरह से करना है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए समझिए कि हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को आप थ्रो नहीं कर सकते। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लास हो, मान लीजिए टेस्ट क्लास है, क्या आप टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कुछ सिचुएशंस में थ्रो कर पाओगे, लेकिन पहले अपनी क्लास को उस कैपेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप थ्रो कर पाओगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आपको, इसको मैं समझाता हूँ, फिर मैं उसकी बात करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखना। अभी यहाँ पर अब आप इसको भूल जाओ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर यहाँ कुछ भी हो रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे जो ये क्लास बनी है, जो क्लास हैरार्की है एक्सेप्शन वाली क्लास की, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे टॉप पर है थ्रोएबल क्लास। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने लिखा है थ्रोएबल क्लास है, और ये पेरेंट क्लास है, सबसे टॉप पर क्लास है। तो इस थ्रोएबल क्लास को जितनी भी ये नीचे वाली क्लासें दिख रही, इसने क्या किया है, एक्सटेंड कर लिया है, इनहेरिटेंस हुआ है। तो ये थ्रोएबल क्लास की जो प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन क्लास में भी आ गई है। और अगर वो क्लास में मतलब इनहेरिटेंस हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये हम लोग चीजें पढ़ चुके हैं कि थ्रोएबल क्लास की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो थ्रोएबल क्लास की यहाँ पर दो चाइल्ड क्लास हैं, एक है एक्सेप्शन क्लास, दूसरी है यहाँ पर इरर क्लास। यहाँ पर इरर लिखा है, वो एल नहीं है, ई है। दो क्लास है, एक्सेप्शन क्लास और यहाँ पर है इरर क्लास। और एक्सेप्शन क्लास की भी कई सारी चाइल्ड क्लास हैं, जैसे यहाँ पर है आयो एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फिर यहाँ पर है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और उसके बाद एक्सेप्शन क्लास की एक चाइल्ड क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन। देन रन टाइम एक्सेप्शन की एक क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और इसकी दो चाइल्ड क्लास है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। इसी तरह इरर क्लास की भी कुछ चाइल्ड क्लासें हैं, स्टैक ओवरफ्लो इरर, वर्चुअल मशीन इरर, आउट ऑफ मेमोरी इरर। तो जावा में जो इरर होती है वो दो टाइप की इरर होती है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, मैं बताता हूँ। एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होती है अनचेक्ड, अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं वो यहाँ पर लिखा गया है, आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और भी चेक्ड एक्सेप्शन के अंतर्गत आने वाली एक्सेप्शन है, लेकिन उसको यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे कि लिस्ट जो भी होता है चेक्ड एक्सेप्शन की, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 3 लिखा है। तो इस एक्सेप्शन क्लास की जो यहाँ पर चाइल्ड क्लास है, ये वाली तीनों, इनको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। अब चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या अंतर होता है, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर फिलहाल समझिए कि इस एक्सेप्शन क्लास की जो यहाँ पर 3 क्लासें यहाँ पर हमने लिखी हैं, वो चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। और उसके बाद जो इस एक्सेप्शन क्लास की एक है रन टाइम एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन की जो भी क्लासें आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारी की सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो अब समझिए कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या अंतर है। आप इनको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये इस एक्सेप्शन क्लास की हमारे पास कई सारी चाइल्ड क्लास हैं। उन चाइल्ड क्लास में से कुछ क्लास ऐसी हैं जो चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। और इस चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास की एक चाइल्ड क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन। और इस रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को जिस भी क्लास ने इनहेरिट किया है, वो आती है अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जब भी एक्सेप्शन आएगी जावा का, जावा एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाता है, थ्रोएबल क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाता है। थ्रोएबल क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब देखिए, यहाँ पर जो भी क्लासें हैं ये सारी की सारी थ्रोएबल क्लास हैं, क्योंकि इसने थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है। तो थ्रोएबल क्लास मतलब ऐसी क्लास जिसको हम थ्रो कर सके। तो क्लास को थ्रो करने से मतलब है कि उसके ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर सके, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है जावा, उसके ऑब्जेक्ट को बनाएगा, थ्रो करेगा, और जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म उसको कैच कर लेता है। तो यहाँ पर आप बताइए कि जब हमने अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कुछ एरर आ सकती है। जावा को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कुछ एरर आ सकती है, लेकिन जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो रन होने पर जावा को पता चला कि भैया यहाँ तो एरर है।
और जब रन होने पर उसे पता चला कि यहाँ पर एरर है तो उसने एक एक्सेप्शन जनरेट कर दिया और हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये वाली जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन का पता जावा को रन टाइम पर चल रहा है। कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को पता ही नहीं चला कि इसमें एक एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसे हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन जो होती है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती है। आप देखिए जहां पर एक क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, और इस क्लास में आप यहाँ पर कई सारी क्लास हैं जो अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंतर्गत आएंगी। उसमें एक एक्सेप्शन है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा, ये वाली अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं, कंपाइल टाइम पर पता नहीं चलता कि वहां पर एक्सेप्शन आने वाली है ना। कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि उसमें कुछ एक्सेप्शन आ सकती है, लेकिन जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ वहां पर एक्चुअली में कुछ एरर, कुछ एक्सेप्शन है। आप एक्सेप्शन बोलिए, कुछ एक्सेप्शन है ना। लेकिन जो चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं, जैसे आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और भी कुछ एक्सेप्शन है जिनको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इन एक्सेप्शन, जब ये वाली एक्सेप्शन जब आने वाली होंगी तो जावा आपको कंपाइल टाइम पर ही बता देगा कि भैया यहाँ पर इधर एक्सेप्शन आने वाली है, इस आपके कोड में एक्सेप्शन आने के चांस हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आने का चांस है तो क्या आप खुद उन एक्सेप्शन को हैंडल करोगे, या तो आप हैंडल कर लो या तो आप मुझे बोलो मैं हैंडल कर लूंगा। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? ऐसी एक्सेप्शन जो यहाँ पर लिखी गई है, प्लस कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाएगा कि वो उस वहां पर इधर आने वाली एक्सेप्शन आने वाली है। और अगर वहां पर एक्सेप्शन आने वाली है ये कंपाइल टाइम पर ही पता चल गया तो कंपाइलर आपको फोर्स कर देगा। क्या फोर्स करेगा? कि आप इन एक्सेप्शन को हैंडल करो या मुझे बोलो मैं हैंडल करूंगा। तो आपको वहां पर कंपाइलेशन इधर मिलेगी, बताइए। तो आपको वहां पर कंपाइलेशन इधर मिलेगी, और अगर आपको कंपाइलेशन इधर को रिजॉल्व करना है तो उस एक्सेप्शन को आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, या आपको जावा को बोलना पड़ेगा कि भैया हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, आप ही हैंडल कर लो। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर जावा हैंडल करेगा तो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा बीच में ही, है ना। इसलिए बेटर क्या है कि हम लोग खुद हैंडल करें। तो जब भी हम लोग जावा का बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जब बनते हैं तो उसमें सारी की सारी एक्सेप्शन को खुद हैंडल किया जाता है। जावा का डिफॉल्ट मैकेनिज्म जो होता है हैंडल करने का, उसको कभी कोई नहीं चलवाता है, क्योंकि वो तो पूरा वही ब्रेक कर देगा, है ना। तो अब आपको समझ में आया कि चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है ना। आई होप कि आपको आ गया होगा। अब आप गूगल में सर्च करो कि जो भी चेक्ड एक्सेप्शन की लिस्ट है, गूगल में सर्च करके हर एक चेक्ड एक्सेप्शन की लिस्ट निकालो, और जो जो भी अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसकी लिस्ट निकालो। एक बार आप खुद पढ़ लो, है ना। अब अभी हमने आपको बोला था कि यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी तो जावा एक थ्रोएबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो करेगा, यानी कि इन्हीं क्लास में से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट वो बना करके थ्रो करेगा, किसी दूसरी क्लास का नहीं। अब यहाँ पर पूरी क्लास नहीं लिखी, आपको भी पता है। तो सारी क्लास में से किसी ना किसी एक क्लास का एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको थ्रो करेगा, जो कैच कर लिया जाएगा। अब अभी मैं आपको बोल रहा था कि आप हर एक क्लास को थ्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल सी बात है। मान लीजिए आपने एक क्लास बना लीजिए, लेट से आपने क्लास बना लिया कॉम्प्लेक्स क्लास, आपने एक क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स। क्या आप अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन के टाइम पर थ्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर ये थ्रोएबल क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं है ना। आप इन सारी क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर पाओगे जो यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर थ्रोएबल क्लास की प्रॉपर्टी है। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स को थ्रो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई क्लास है, क्योंकि इसके अंदर थ्रोएबल क्लास की प्रॉपर्टी है ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसके ऑब्जेक्ट को भी थ्रो कर पाओ, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको, है ना। कमेंट में पहले आप करके बताओ कि आप क्या करोगे, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करो। तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है यार कि आपके पास ये सारी क्लासें अवेलेबल हैं। आप क्या करोगे? इस क्लास को एक्सटेंड कर लोगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्लास को आप उसकी चाइल्ड क्लास बना दोगे।
इन क्लास की जैसे एक्सेप्शन क्लास है, तो आप एक्सेप्शन क्लास की कॉम्प्लेक्स क्लास को चाइल्ड क्लास बना दो। तो अगर आपने एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर लिया कॉम्प्लेक्स क्लास के साथ में, तो जो एक्सेप्शन क्लास की सारी प्रॉपर्टी ये थ्रोएबल वाली प्रॉपर्टी है, वो आपके कॉम्प्लेक्स क्लास को भी मिल जाएगी। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स क्लास को वो सारी प्रॉपर्टी थ्रोएबल क्लास वाली मिल गई, तो बड़े आराम से आप इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेप्शन के टाइम पर थ्रो कर सकते हो, है ना। अब आई होप कि आपको ये पूरा सब कुछ सिस्टम समझ में आया होगा क्या कैसे होता है। अब बारी बारी से हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें समझेंगे, और जब हम लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें मतलब ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, फाइनली FINALLY फाइनली ब्लॉक क्या होता है ना। THROW थ्रो कीवर्ड क्या होता है। अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। THROW थ्रो कीवर्ड क्या होता है, THROWS थ्रोज कीवर्ड क्या होता है ना। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, किस तरह से इनको यूज करते हैं, सारी चीजें हम लोग अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।